नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजकोट में एम्स के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही भारत में देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि नया साल 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। भारत में वैक्सीन को लेकर हर जरूरी तैयारी चल रही है। नए साल के लिए मंत्र होगा दवाई भी और कड़ाई भी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार इस बात का जिक्र किया था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन 2021 के लिए उन्होंने एक नया मंत्र दिया है कि दवाई भी और कड़ाई भी। गुजरात के राजकोट में एम्स का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन जल्द ही आने वाली है। मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का दवाई भी और कड़ाई भी। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवीय का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं, और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। और कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 2 जनवरी से पूरे देश में चलाया जाएगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है ये बड़ी खबर, हम आपको बता रहे हैं। 2 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चलाया जाएगा। यानी टीकाकरण से पहले यह तय किया जाएगा कि हमारी तैयारियां कैसी हैं। उसी के तहत 2 जनवरी को पूरे देश में ड्राई रन चलाया जाएगा कोरोना वैक्सीन का। और इस बात की जानकारी दी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि 2 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चलाया जाएगा। और हमारी सहयोगी रंजीता झा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। रंजीता, क्या जानकारी इस बड़ी खबर के बारे में? अमित, देखिए, कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये खबर मीडिया में दी गई कि 2 जनवरी 2021 को कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन चलाया जाएगा। इससे पहले 4 दिन पहले 4 राज्यों में पहले ड्राई रन की गई थी, कोशिश किया गया था। ये तय किया गया था कि किस तरह से वैक्सीन का पूरा जो प्रोग्राम बनाया है सरकार ने, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस बाबत पहले 4 राज्यों में किया गया था। और अब ये ऐलान कर दिया गया है कि 2 जनवरी से सभी राज्यों में ड्राई रन शुरू होगा, केंद्र शासित प्रदेशों में भी होगा। कई ऐसे राज्य हैं जहां राजधानी सहित उन डिस्ट्रिक्टों को भी जोन में रखा गया है जहां कोरोना के ज्यादा मामले थे, तो उन जिलों को भी आइडेंटिफाई करके वहां भी ड्राई रन चलाया जाएगा। ये माना जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर आगरा से, जहां पर एक युवक की मौत के बाद बवाल हो गया, जिसकी 3 तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपके साथ साझा करेंगे ताकि आप पूरी कहानी को समझ पाएं। दरअसल आगरा में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने मौके पर हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने रोका तो लोगों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस पर लोगों ने भी हमला कर दिया। फिलहाल विवाद शांत हो गया है, लेकिन इस हंगामे ने सबको चौंका दिया है।
आगरा की 3 तस्वीरें देखिए आप, कैसे यहां पर हंगामा बरपा है, आगजनी हुई है, तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, तोड़फोड़ हुई है। मजबूरन पुलिस को यहां पर कार्रवाई करनी पड़ी है, सख्त कार्रवाई करनी पड़ी है। और इन सब के बीच लोगों ने पुलिस टीम पर कैसे हमला बोला है, उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। शुरुआत कैसे होती है आप फिर से समझ लीजिए। एक युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया, लोग सड़क पर आकर पत्थरबाजी करने लगे, आगजनी की और पुलिस पर भी हमला बोल दिया। तो बड़ी खबर आगरा से, भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। चौकी के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी है भीड़ ने। हादसे में युवक की मौत के बाद भीड़ का कहर देखने को मिला है। फतेहाबाद रोड पर भीड़ ने जाम भी लगा दिया है। ताजगंज इलाके का मामला है, जहां पर हादसे में युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा, लोग सड़कों पर उतर आए, पत्थरबाजी करने लगे, तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया और उसके बाद थाने पहुंचकर वहां थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है। आईजी ए सतीश गणेश ने कहा है कि जिन लोगों ने भी ये सब कुछ किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाएगा, पहचान होगी और उसके बाद उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। और कुछ देर पहले आगरा जोन के आईजी सतीश गणेश ने न्यूज़ 18 से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। सर अभी क्या रिसेंटली हालात हैं? देखिए, बड़ा ये अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन मौके पे अभी पूरी तरीके से शांति है। जो जिन लोगों ने इस घटना को कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया है, पुलिस उनसे भी सख्ती से निपट रही है। और एक युवक की एक्सीडेंट से डेथ हुई है, जिसको लेके अचानक जो रोष है लोगों का वो सामने आया है। शांति मांगलिक हॉस्पिटल में उसको इंजर्ड को पहुंचाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी वहां पे डेथ हो गई है। उसके बाद फिर लोगों का एक हुजूम आया और उन्होंने हमारी जो थाना ताजगंज की चौकी है उसमें तोड़फोड़ भी की है, कुछ वाहन जो बाहर खड़े थे उसमें आगजनी भी की है। मौके पे जिलाधिकारी और एसएसपी दोनों स्वयं यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों का प्रयास है कि शांति व्यवस्था बहाल की जाए, जो कि पूर्णतः सर ये एकदम सीधे तौर पर देखा जाए तो भीड़ की गुंडागर्दी है। इस तरह से शायद माहौल आगरा में कभी 2-3 साल में देखने को नहीं मिला। एक्शन क्या लेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी मतलब हम लोग मौके पे आए हैं, जितने भी वीडियो फुटेज है, स्मार्ट सिटी सर्विलांस के कैमरे लगे हुए हैं, एक एक आदमी को चिन्हित किया जाएगा। जो लोग भी दोषी हैं, जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, उनके विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई। और आगरा से हमारे सहयोगी आरिफ खान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आरिफ, क्या जानकारी, क्या अपडेट, अब कैसे हालात हैं वहां पर? देखिए अमित, हालात फिलहाल सामान्य है, हालात कंट्रोल में कर लिए गए, लेकिन हालात क्या रहेंगे इसका एक नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये ट्रैक्टर आप पीछे देख रहे हैं, सामान से भरा हुआ वो ट्रैक्टर है जिसमें चौकी का सामान भरा हुआ है, जो चौकी में सामान चलाकर राख कर दिया गया। हालात आप देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें गवाही हैं कि चौकी के अंदर हालात क्या रहे होंगे। इतनी भारी तादाद में सामान को फूंक दिया गया, चौकी के सामान को आग लगा दी गई। देखिए इसमें फर्नीचर है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सरकारी दस्तावेज है। तो आप सोचिए कि ट्रैक्टर में भर के सामान जा रहा है, जो मलबा है वो ट्रैक्टर में भर के जा रहा है, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। तो हालात यहाँ बद से बदतर रहे होंगे। हजारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद थे, मैं मौके पर मौजूद था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा अमित कि हालात ये थे कि भीड़ बेकाबू थी, पथराव कर रही थी, आग लगा रही थी, न जाने कितने लोगों को पीट रही थी। कई पुलिसकर्मी भी यहाँ पिटे हैं, कई मीडियाकर्मी यहाँ पिटे हैं। तो हालात बद से बदतर थे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ताजमहल है। देखिए कुछ हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो रोड आप देख रहे हैं सामने, ये सीधे ताजमहल की तरफ जाता है। यहाँ से ताजमहल बहुत चंद कदमों की दूरी पर है और ताजमहल के नजदीक इतना बड़ा बवाल होना, इतना बड़ा हाहाकार सा मचना, ये बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर। आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में यहाँ भीड़ जमा कैसे हुई, क्यों हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हो गए? तो इसका जवाब देखिए पुलिस को देना होगा और पुलिस को सख्त एक्शन लेना होगा उन लोगों के खिलाफ। ठीक है आरिफ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। झगड़े के बाद पीड़ित थाने पहुंच गए, बच्चों के विवाद में भिड़ंत हो गई थी, उसके बाद लोग थाने पहुंच गए, लाठी डंडों से यहां पर मारपीट की गई थी। पीड़ित परिवार वालों ने थाने का घेराव किया है। सूरजपुर के सेक्टर 144 की घटना है। इस घटना में पुलिस अधिकारी पर दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस अधिकारियों के दबाव में ही पुलिस टीम ने यहां पर कार्रवाई की है। जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी उनके खिलाफ कार्रवाई न करके पीड़ित पक्ष पर ही कार्रवाई की गई है, ये आरोप लगाया गया है पीड़ित पक्ष की तरफ से।
तो गौतम बुद्ध नगर में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। झगड़े के बाद पीड़ित पक्ष थाने पहुंच गए। बच्चों के विवाद में आपस में भिड़ंत हो गई थी। लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई थी। पीड़ित परिवार वालों ने थाने का घेराव किया है। सूरजपुर के सेक्टर 144 की घटना है। इस घटना में पुलिस अधिकारी पर दबाव बनाने का आरोप है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की तस्वीरें हैं। दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ है, मारपीट हुई है और पुलिस वालों पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लग रहा है। साल के आखिरी दिन सीएम योगी ने कारपेट नगरी भदोही को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने यहां 3 मंजिला कारपेट एक्सपो मार्ट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 10 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। इस एक्सपो मार्ट कालीन कारोबारियों को बड़ा फायदा होगा। सीएम ने कहा कि देश और विदेश भदोही के कालीन का 80% योगदान है। बिना किसी सरकारी प्रोत्साहन के अपने स्वयं के पुरुषार्थ और परिश्रम से न केवल भदोही जनपद को प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में भी एक स्थान दिलाया। ऐसे सभी हस्तशिल्पी, कारपेट उद्योग से जुड़े हुए जितने भी उद्यमी हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इन हस्तशिल्पियों को और उन उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। सरकार हर प्रकार का सहयोग देने के लिए, आश्वासन देने के लिए यहां पर आपके बीच आई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा था और किसान सम्मान निधि किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि उनके एजेंडे में किसान नहीं था, उनके एजेंडे में गांव नहीं था, उनके एजेंडे में गरीब नहीं था, नौजवान नहीं था, महिलाएं नहीं थी। उनके एजेंडे में तो जाति थी, परिवार था। मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही उनके एजेंडे का हिस्सा था। वे भारत को मजबूत नहीं मजबूर बनाना चाहते थे और मोदी जी ने भारत को मजबूत भारत बनाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने बुधवार को छापेमारी की। टीम को गायत्री और उनके परिवार के सहयोगियों की संपत्ति की जानकारी हुई है। साथ ही 11 लाख रुपए के पुराने नोट भी बरामद किए गए। समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त में खनन के सबसे बड़े खिलाड़ी गायत्री प्रजापति भले ही जेल की सलाखों के पीछे हो, पर ईडी का शिकंजा लगातार उस पर कसता जा रहा है। ईडी ने खनन घोटाले में सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति, उनके बेटे अनिल और करीबियों के 60 ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की। लखनऊ, कानपुर, सुल्तानपुर और अमेठी में हुई छापेमारी में करीब 11 लाख रुपए के पुराने नोट, 5 लाख रुपए के सादे स्टाम्प पेपर, 1.5 लाख रुपए कैश और 100 से ज्यादा नामी बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। बुधवार को सुबह करीब 10 बजे 7 ठिकानों पर ईडी की लखनऊ और प्रयागराज यूनिट के 50 से ज्यादा अफसरों ने एक साथ छापेमारी की। एजेंसी ने अमेठी और लखनऊ में हैवलॉक रोड पर गायत्री के आवास और ड्राइवर समेत तमाम उन सभी करीबियों के ठिकानों को खंगाला जिनके नाम से संपत्तियां खरीदी गई हैं। अफसरों ने कानपुर में गायत्री और अनिल के सीए के दफ्तर के अलावा अनिल के विभूतिखंड में ओमैक्स के दफ्तर में भी पड़ताल की। छापेमारी में लखनऊ, कानपुर, मुंबई और सीतापुर समेत 6 से ज्यादा शहरों में संपत्तियों का पता चला है। ईडी को पड़ताल में इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि खनन घोटाले से जुटाई गई काली कमाई को कई बेनामी संपत्तियों में निवेश किया गया है। ये संपत्तियां करीबी रिश्तेदारों, निजी सहायकों और ड्राइवरों के नाम पर ली गई हैं। अमेठी के आवास विकास कॉलोनी में गायत्री के आवास और टिकरी में ड्राइवर रामराज के आवास से ईडी ने दर्जनों फाइलों को कब्जे में लिया है। टीम ने गायत्री के रिश्तेदार हरिलाल प्रजापति और नौकर राम टहल वर्मा के घर को भी खंगाला। बताया जा रहा है कि टीम ने गायत्री की अवैध संपत्तियों के बारे में नौकर से भी पूछताछ की है। उससे पूछा गया कि संपत्तियां खरीदने के लिए धन किन स्रोतों से आया। इसके अलावा आईटी रिटर्न और बैंक खातों के बारे में भी पूछा गया है। दरअसल पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर एक महिला से बलात्कार और उसकी नाबालिग बेटी के उत्पीड़न के प्रयास का आरोप लगा था। प्रजापति को 15 मार्च 2017 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि ईडी की छापेमारी में गायत्री के ड्राइवर के नाम भी 200 करोड़ की संपत्ति के कागजात मिले हैं। ईडी जल्द ही पुणे रजिस्ट्री ऑफिस से संपत्ति का ब्यौरा खंगाल कर और भी चीजों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को नए साल का तोहफा देते हुए 1 जनवरी 2021 से डोमेस्टिक वॉइस कॉल को दोबारा फ्री कर दिया है। यानी दूसरे नेटवर्क पर भी सभी कॉल बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। इससे पहले भी ये कॉल फ्री थे, लेकिन IUC चार्ज की वजह से ये कॉल महंगे हो गए थे। लेकिन अब 1 जनवरी से जियो के डोमेस्टिक वॉइस कॉल फिर से पूरी तरीके से फ्री हो गए हैं। सितंबर 2019 में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल से मोबाइल कॉल करने पर IUC लगने की डेडलाइन जनवरी 2020 से बढ़ाकर दिसंबर 2020 कर दी थी। इसकी वजह से जियो ने अपने ग्राहकों से चार्ज लेना शुरू कर दिया था। कंपनी ने तब कहा था कि जब रेगुलेटर ये चार्ज नहीं लेगा तो वो भी ग्राहकों से चार्ज नहीं वसूलेगी। इस खबर के बाद एयरटेल के शेयरों में गिरावट देखी गई है। नेटवर्क 18 और विस्पर ने एक बहुत ही खास कैंपेन के लिए हाथ मिलाया है। इस कैंपेन का नाम है पीरियड ऑफ प्राइड, एक स्वच्छ सोच। इस कैंपेन की शुरुआत कुछ आंकड़ों के सामने आने के बाद हुई। जैसे 56% भारतीय महिलाएं मानती हैं कि मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन एक वर्जना या फिर टैबू है। 42% से ज्यादा महिलाएं दवा दुकान से सैनिटरी एसेंशियल्स खरीदते वक्त असहज महसूस करती हैं। 38% महिलाओं ने अपने मासिक को पहली बार जख्म या बीमारी बताया था। सबसे चिंताजनक बात यह है कि मासिक से गुजर रही 40 करोड़ भारतीय महिलाओं में से महज 20% ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। इस कैंपेन का मकसद है कि युवा पीढ़ी को मासिक धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए और इससे जुड़ी स्वास्थ्य सावधानियों के बारे में जागरूक किया जाए। Network 18 and Whisper have joined hands for Period of Pride, Ek Swachh Soch. It's time to drive the change. There is an urgent need for a change on how we can look at menstruation differently and its management. 1 in every 5 girls in India actually drops out of school at her puberty for the simple reason that she doesn't have the right education about periods. हर स्कूल करिकुलम में ये कॉन्वर्सेशन आए क्योंकि फ्यूचर जनरेशन भी बदलाव लाएंगे ना। And to start this campaign that looks at normalizing menstruation and educating girls and boys about periods, the Honorable Minister of Education, Dr. Ramesh Pokhriyal, is lending support to this initiative. लड़ाकू विमान चलाने से लेकर के और एवरेस्ट चोटी की फतह करने तक कौन सा क्षेत्र है जिसपे बेटियां पहली पंक्ति में खड़ी होकर के और अपना योगदान नहीं देती हैं। अब उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। उन परेशानियों और समस्याओं को ये पूरा समाज, जो परिवार का व्यक्ति और समाज के लोग हम यदि महसूस करें तो उसमें कई गुना ताकत और बढ़ जाएगी। नेटवर्क 18 और विस्पर पीरियड ऑफ प्राइड एक स्वच्छ सोच कैंपेन के जरिए मासिक को लेकर लोगों का नजरिया बदलने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए सबसे जरूरी है जागरूकता, स्वीकार्यता और पहुंच। हम स्कूलों के पाठ्यक्रम में मासिक को शामिल करने की मांग करते हैं। आप भी इस कैंपेन में शामिल होकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए आप लॉगिन करें हमारी वेबसाइट period.com पर और इस पिटीशन को साइन करें। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान होने के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते हैं, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।